वो कृपया दें। नमस्कार, मैं राम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सच 89 न्यूज़ पर। आज श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री माधोपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जाबर सिंह खर्रान ने विशाल जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया। सभा में दूर दूर से लोग आए और लोगों ने भारी बहुमत के साथ जाबर सिंह खर्रा को समर्थन दिया। आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग आए हैं और लोगों का उत्साह और प्रेम आपको दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि वो बहुमत से जाबर सिंह खर्रा को वोट देंगे और उन्हें विजयी बनाएंगे। आगे इस वीडियो में देखेंगे जाबर सिंह खर्रा के द्वारा दिए गए भाषण को, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। ये जो आपके प्रति बड़ा मेरा भी बड़ा मन करता है कि भाषण दूं, लेकिन जब इनको जिताओगे, इनके जीतने के बाद जो आम सभा होगी उसमें मैं भाषण दूंगा। अभी मैं उत्तराखंड से पधारे वीरेंद्र सिंह जी का सम्मान करवाना चाहता हूं। उत्तराखंड से संत आते हैं, सन्यासी आते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच रहेंगे महीने भर तक। विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर के भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों द्वारा आयोजित आज की जन आशीर्वाद रैली में गांव-गांव ढाणी-ढाणियों से पधारे सभी सम्मान्य बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों को राम राम और मातृशक्ति को प्रणाम। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी सज्जनों और देवी, जैसा आप सभी को विदित है कि आने वाली 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होना है और 3 दिसंबर 2023 को उसका परिणाम आना है। पिछले 5 साल से राजस्थान में जो सरकार चल रही है और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है और समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके साथ पिछले 5 साल में धोखा नहीं हुआ। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिला शक्ति हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, सबके साथ इस सरकार ने धोखा किया है। किसानों का कर्जा माफी का वादा पूरा नहीं हुआ, बेरोजगारों के साथ, उनके भविष्य के साथ प्रश्न पत्रों को लीक करके, सामूहिक रूप से नकल करवा के और जिन होनहार बालक बालिकाओं ने अपने माता पिता की गाड़ी कमाई खर्च करके और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वो पेपर लीक होने से और सामूहिक नकल होने से उनके सपनों पर पाला पड़ गया और उसकी वजह से जहां उनके माता पिता दुखी हुए और अपने माता पिता का दुख देकर राजस्थान के सैकड़ों प्रतिभावान बालक बालिकाओं को आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा। किसानों का किसान कर्जा माफी का मामला था, जैसा भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी बता के गए हैं कि 19,400 किसानों की जमीन कुर्क हो गई, सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। मजदूरों के हक के लिए भारत सरकार द्वारा जितनी कल्याणकारी योजनाओं का पैसा आया वो दूसरी योजनाओं में लगाकर और मजदूरों के हक में भी इस सरकार द्वारा डाका डाल दिया गया। भ्रष्टाचार चरम पर, सरकारी कार्यालयों से करोड़ों रुपए और सोने की सीढ़ियां बरामद हो रही हैं। तो इन सारे वातावरण के साथ साथ श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में जिस प्रकार का वातावरण था, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोज कहीं न कहीं अपराध हो रहे थे, दर्जनों हत्याएं हो गई, दर्जनों बार लूट हो गई, डकैती हो गई, गोलियां चल गई और पिछले दिनों तो लोगों के घरों में घुसकर भी गोलीबारी करने का नया कार्यक्रम इस विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो गया। इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर, कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः ध्वस्त, 4 माह की बच्ची से लेकर 80 साल तक की वृद्ध माता बहनें सुरक्षित नहीं, मजदूरों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय। तो मैं आप लोगों से 2-3 निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज
जिस उमंग और उत्साह के साथ आज की इस जन आशीर्वाद रैली में आए हैं, आपका ये उमंग और ये उत्साह निरंतर 25 तारीख तक लगातार बढ़ता रहे और 25 नवंबर को आज से भी 8 गुना उत्साह के साथ अपने परिवार के सभी मतदाता सदस्यों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब 3 तारीख को आपकी मेहनत का परिणाम आएगा, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि 3 तारीख को शाम होते होते चुनाव का परिणाम आएगा, आपकी मेहनत सफल होगी, आपका सहयोग, आपका समर्थन और आशीर्वाद फलीभूत होगा। तो 3 तारीख की रात के 12 बजते बजते और जब 4 तारीख का सूर्योदय होगा तो आप सबके सहयोग, आप सबके समर्थन, आप सबके आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, ताकि 4 तारीख की सूर्यास्त होते होते श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के सारे अपराधी या तो श्री माधोपुर विधानसभा छोड़कर कहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले जाएं और या वो अपने अपने बिल में चुपचाप जाकर घुस जाएं। और आने वाले 5 साल तक श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में अमन चैन का वातावरण आप सबके सहयोग, आप सबके समर्थन और आशीर्वाद से बना रहे। गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी, माता बहनें भी अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को सुरक्षित मानकर चैन की नींद सो सके, इस प्रकार का वातावरण आप सबके सहयोग से बनाने में हम कामयाब हो सके। और 5 साल में राजस्थान में अगर कहीं बात चले कि सबसे अमन चैन वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो श्री माधोपुर का नाम सबसे ऊपर उभर कर आए। और ये काम होने के बाद मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा, सबका समर्थन चाहूंगा, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि जो सरकारी नौकरशाही जिस प्रकार आम आदमी के प्रति असंवेदनशील हुई है, उन्हें अब अपने उनके कर्तव्य और दायित्व का भान कराकर उन्हें ये एहसास करा दें कि अगर यहाँ आम आदमी के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा तो आपकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और हम उन सरकारी कारिंदों को आम आदमी के साथ मधुर व्यवहार करने के लिए, उनकी न्यायपूर्ण बात सुनकर उसका तत्काल समाधान करने के लिए आप सबके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से विवश कर दें। इस प्रकार का वातावरण भी हम आप सबके सहयोग से बनाने में सफलता प्राप्त कर पाए। आज भ्रष्टाचार चहुं ओर फैला हुआ है, आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला तो हम इस भ्रष्टाचार को भी अंकुश लगाकर और जड़ से भी खत्म नहीं करें तो बहुत न्यूनतम तक ले जाने में आप सबके सहयोग से सफलता प्राप्त कर सके, ऐसा भी मैं आप लोगों के आज सहयोग और समर्थन चाहूंगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे 3 ही लक्ष्य हैं। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं चलती, मेरा कोई कारखाना नहीं चलता, मेरा कोई व्यापार नहीं चलता, मैं खेती वाला आदमी हूँ, खेती और पशुपालन के अलावा मेरा कोई दूसरा साधन नहीं है, या आप लोग आर्थिक सहयोग देते हैं उससे चुनाव लड़ लेता हूँ। इसलिए न किसी अफसर का डर मुझे लगता है और न किसी राजनेता का डर मुझे लगता है, और मैं छाती ठोकर कहता हूँ कि जहां मर गए वहां जाना, और इसीलिए अपराधियों से मुझे डर नहीं लगता। मेरे 3 लक्ष्य हैं और उन 3 लक्ष्यों के लिए मुझे आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र को अपराध मुक्त करवाना। दूसरा लक्ष्य है श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन करवाकर हर घर तक हमारी नदियों का जल नल के माध्यम से श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के घर तक पहुंचे। इसके लिए 2013 से 2018 तक भी मैं उस समय के मुख्यमंत्री जी से लगातार संघर्ष करता रहा। 2017 में मुझे सफलता मिली जब मैं 4 करोड़ 75 लाख रुपए कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना की डीपीआर और सर्वे के लिए स्वीकृत करवाने में सफलता प्राप्त कर सका। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि सर्वे और डीपीआर बनते बनते चुनाव की घोषणा हो गई और इस सरकार ने उस काम को वहीं का वहीं छोड़ दिया। लेकिन मैं आप सबके सहयोग और आप सबका समर्थन चाहूंगा कि 2024 और 2025 होते होते श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में कुमाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना का जल नल के माध्यम से घर घर तक पहुंचे। इसमें हम सब आपके सहयोग से सफलता प्राप्त कर सकें।
लक्ष्य मेरा था कि यमुना नदी के जल में हमारा हिस्सा है। वर्षों पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ और अब भी हमारे हिस्से का पानी अतिरिक्त रूप से बहकर या तो पाकिस्तान चला जाता है या समुद्र में चला जाता है या दिल्ली की तरफ बाढ़ आ जाती है। मैं पिछले विधायक के कार्यकाल में लगातार प्रयास करता रहा कि वो जल हमारे सीकर जिले तक किस प्रकार आ सके। अब तो हम नीमका थाना जिला हो गए और उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया, क्योंकि मेरे दिमाग में कई दिनों से बात चल रही थी, जब भी आप रेलवे से सफर करते हैं रेवाड़ी फुलेरा दिल्ली रेलवे लाइन पे, तो गुड़गांव से लेकर राजस्थान की सीमा से 4 किलोमीटर पहले तक एक कच्ची जीर्ण शीर्ण नहर 75 साल पहले बनी थी। 75 साल पहले लाइन के पूर्वी दिशा में एक नहर बनाने का उस समय की सरकार ने निर्णय किया होगा। बाद में क्योंकि उस समय पंजाब था, फिर पंजाब विभाजित होकर हिमाचल और हरियाणा और पंजाब में विभाजित हो गया, वो काम अधूरा रह गया। हमने लगातार प्रयास किया। 2017 के अंत में जाते जाते हमें उस भूमि के अधिग्रहण और कच्ची नहर बनने के कुछ कागजात प्राप्त हुए। हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार से मैंने बातचीत भी करवाई, लेकिन 2018 के चुनाव की घोषणा होने का हम कुछ आधा अधूरा सर्वे तो उसका करवा पाने में सफल हुए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। आपका सहयोग और समर्थन रहा तो हम दोनों सरकारों से बात करके उस नहर को पक्का बनवाकर अगर 12 महीने नहीं तो बरसात के 4 महीने में बाढ़ का जो पानी अतिरिक्त रूप से पाकिस्तान बहकर जाता है या समुद्र में जाता है, वो उस नहर के माध्यम से हमारे इधर कौन से महाराज है इनका धन में रामेश्वर दास जी का जो स्थान है, वहां से हमारे नदी नाले शुरू होते हैं। अगर वो लिफ्ट होकर उन नदी नालों में पड़ जाए और हमारे गटक नेत और मोनरू की नदी, फलानी नदी, ढेकड़ा नदी में होते होते अगर पानी का बहाव पीछे तेज हो तो बहुत कम खर्चे में वो पानी बाड़मेर तक ले जाया जा सकता है। आपका सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2024 से 2028 के कालखंड में हम उस काम को भी गति देकर यमुना का पानी भी हमारी धरा पर लाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। ये 3 बातें शुरू से मेरे ध्यान में थी। जब मैं प्रधान था, एक बार शीश राम जी ओला हमारे यहाँ एक कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, जिले में मीटिंग लेने आए थे। बातचीत चली समस्याओं पे, मैंने शीश राम जी से भी निवेदन किया। मैंने कहा जी आप झोंझुनू में तो पानी लाते लाते बहुत वर्ष हो गए, लेकिन मुझे आप उस समय वो जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे। मैंने कहा हमारे जो 5 नदियों का जल है भाखड़ा नांगल बांध में जो आता है, 1956 में भारत पाकिस्तान के बीच जो समझौते की बातचीत चली और 60 में व्यास ट्रीटी के नाम से जो समझौता हुआ और 5 नदियों का जितना जल भारत के हिस्से में आया, लगभग 3.25 आना 3 आना पानी हमारे हिस्से में है, 13 आना पानी पाकिस्तान के हिस्से में है। हम 1960 से लेकर मैंने कहा अब तक भारत के हिस्से का पूरा पानी उपयोग में लेने का तंत्र विकसित नहीं कर पाए। वो अतिरिक्त रूप से बहकर जाता है। राजस्थान सूखा प्रदेश है, हमारे राजस्थान में उस पानी को क्यों नहीं लाते हो? बात भी उन्होंने मुझे बताया कि जब 1960 में समझौता हुआ था, तब भाखड़ा नांगल बांध से सतलुज नदी से एक नहर बनाकर यमुना तक लाने का योजना बनी थी, जिसे SYL सतलुज यमुना लिंक नहर नाम दिया गया था। उसके लिए भी भूमि अधिग्रहण हो गई थी, कच्ची नहर भी बन गई थी। फिर जैसे ही संयुक्त पंजाब का विभाजन हुआ और जिस प्रकार पंजाब ने कहा हमारे हिस्से में से पानी नहीं जाने देंगे, और अभी 1 साल 1.5 साल तक जो दिल्ली में किसान आंदोलन चला, उस समय मैंने उन किसान नेताओं से कहा था, मैंने कहा अब तो पंजाब के किसान भी वहाँ हैं, हरियाणा के किसान भी वहाँ हैं, यूपी के किसान भी वहाँ हैं, राजस्थान के किसान भी वहाँ हैं। अरे कम से कम बाकी बातें तो छोड़िए, ये सतलुज यमुना लिंक नहर का झगड़ा है, उसको तो आपस में बैठकर समझौता करके उसको तो पूर्ण बनवा दें, ताकि हमारे हिस्से का जो अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा है, अगर वो हिंदुस्तान के हरियाणा को मिल जाए, राजस्थान को मिल जाए,
यूपी के कुछ हिस्से को मिल जाए और वहाँ के किसानों के अगर उपज बढ़ जाए तो आपको क्या तकलीफ होगी। लेकिन उसका भी मैंने फेसबुक के माध्यम से दूसरे माध्यमों से उनसे निवेदन किया, लेकिन किसी का भी सकारात्मक जवाब मेरे पास आज तक नहीं है। तो हम कोशिश करें कि वो तो बहुत लंबा मसला है, लेकिन यमुना के जल का जो बंटवारे में हमारा हिस्सा है वो ये नहर पूरी करवा के और हम राजस्थान में सीकर जिले में उसको लाएं, ताकि नदी नालों में अगर वो पानी 4, 5, 6 महीने बहेगा तो निश्चित रूप से भूमिगत जल ऊपर उठेगा। ये 3 के साथ जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, अपराध मुक्त श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र हो, पेयजल की समस्या का समाधान हो और यमुना का जल यहाँ आने के साथ साथ सरकारी कारिंदों की नियत ठीक करें और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। इन सब कामों के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबका सहयोग और स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा और हम सब मिलकर इनमें सफलता प्राप्त करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि 25 नवंबर तक सदस्यों को साथ लेकर अपने परिवार का एक भी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने से वंचित नहीं रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे। और इस अवधि में जैसा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी कहकर गए थे, आप अपने यार दोस्त अड़ोस पड़ोस के मतदाताओं से सतत संपर्क कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और 25 तारीख को उनको भी साथ ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने में सफलता प्राप्त करेंगे, ताकि 2023 में राजस्थान में श्रीमाधोपुर से भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी जल जीवन मिशन और बाकी के विकास कार्यों में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का राजनीतिक आधार पर भेदभाव हुआ है उसको समाप्त कर और हम श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास के नए आयाम आप सबके सहयोग से स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर पाए। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। सभी को यथायोग्य प्रणाम। राम राम। जय हिंद, जय भारत। बोलो माता की।